नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हनु@स्टडी पर। आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों के पार्ट 2 आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। इससे पहले मैं जो पहले वाले आर्टिकल हैं उनका वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से आगे के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। और स्वतंत्रता हमें किस प्रकार से प्राप्त है, क्या क्या स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 में हमें 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गई है। लेकिन इस सुरक्षा के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। मतलब कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके तहत आपके ये अधिकारों को छीना भी जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का 2 तरीके होते हैं। या तो वो बोल के व्यक्त कर सकता है या फिर वो किसी तस्वीर के माध्यम से या कि लिख करके व्यक्त कर सकता है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। लेकिन इसके लिए इस जो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज ए है, इस पर जो प्रतिबंध लगाने की सरकार के जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं। तो भारत की एकता एवं संप्रभुता, इस आर्टिकल के चलते भारत की एकता और संप्रभुता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध जो हैं वो हमारे खराब नहीं होने चाहिए। और जो न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। नैतिकता की स्थापना खराब नहीं होनी चाहिए। कोई भी अपराध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इन परिस्थितियों में ये आपकी जो अभिव्यक्ति की और बोलने की आज़ादी है उसको छीना जा सकता है। उसके बाद आते हैं शांतिपूर्व सम्मेलन का अधिकार। अर्थात आप विदाउट आर्म्स, मतलब बिना हथियारों के सार्वजनिक जगह पर एक सामूहिक सम्मेलन बना सकते हैं, सामूहिक सम्मेलन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अधिकार है। लेकिन इसमें क्या है, आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अर्थात और कोई व्यवस्था, हिंसा, अव्यवस्था या गलत संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। इस अधिकार पर राज्य 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। नंबर 1 क्या है, अगर आपके द्वारा या आपके सम्मेलन के द्वारा भारत की एकता और अखंडता प्रभावित हो रही है। और नंबर 2, सार्वजनिक जो पब्लिक ऑर्डर है वो प्रभावित हो रहा है। नंबर 3 क्या है, अगर यातायात को असुविधा हो रही है तो आपके इस अधिकार को छीन लिया जा सकता है। इसके बाद आती है संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। मतलब सभी नागरिकों को संघ और समितियां बनाने का अधिकार है। इसमें शामिल है चाहे आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, कोई भी कंपनी या साझा फर्म या समितियां या कोई संगठन या व्यापार संगठन। लोगों को अन्य का अर्थ ये है, इस पर राज्य कब प्रतिबंध लगा सकता है, उसके लिए 2-3 पॉइंट हैं। नंबर 1, भारत की एकता एवं संप्रभुता अगर प्रभावित हो रही है आपके किसी संगठन से तो आपके इस अधिकार को छीना जा सकता है। सार्वजनिक आदेश, मतलब वही पब्लिक ऑर्डर। और नैतिकता यानी मोरलिटी, अगर आपके इस संगठन से समाज की मोरलिटी अगर प्रभावित हो रही है तो आपके इस अधिकार प्राप्त है, आपको समिति बनाने का अधिकार या संघ बनाने का अधिकार, उसको छीना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने या उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोल भाव करने का, हड़ताल करने का, तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं भारत में सभी जगह अबाध घूमने का अधिकार। अर्थात कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश का नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में बिना किसी रुकावट के पूर्ण स्वतंत्रता के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम सकता है। लेकिन राज्य इस पर आपके लिए युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध लगाने के 2 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आम लोगों के हित के लिए, मतलब अगर आपकी वजह से किसी पब्लिक को या आम लोगों को परेशानी हो रही है तो आपके इस अधिकार को छीना जा सकता है। दूसरा आता है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र की सुरक्षा अथवा उनके हितों की सुरक्षा।
मतलब आपके कहीं ऐसे प्लेस पे जाने से जहाँ पे कोई अनुसूचित जनजाति या आदि मानव जिसको बोलते हैं, अगर उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो आपके इस अधिकार को छीना जा सकता है। जैसे कि जो अपने नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कई जगह स्पेशल परमिट की व्यवस्था की गई है। जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे जाने के लिए एक परमिट होता है, तो उसकी व्यवस्था की गई है। ये इसके लिए अपवाद है। भारत के किसी भी भाग में बसने या रहने का अधिकार, ये भी सब सेम जैसे घूमने वाला जो अधिकार था, उससे क्या है, पूरे देश में घूमता है। अगर एक भारत के नागरिक को पूरे देश में घूमने की आज़ादी है तो इससे क्या है, उसके अंदर एक एकता की भावना उत्पन्न होती है। सेम यही इस वाले पॉइंट के आधार पर है कि भारत के किसी भी भाग में बसने या रहने का अधिकार, इससे भी उसके अंदर एकता और उसके राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन इसको भी राज्य प्रतिबंधित कर सकता है। इसमें क्या है, दो पॉइंट हैं जिसके आधार पर इसको प्रतिबंधित कर सकता है। सेम विशेष रूप से आम लोगों के हित में, और नंबर 2 अनुसूचित जनजातियों के हित में। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा और रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। व्यवसाय करने के अधिकार में भी सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने या पेशे को अपनाने का, व्यापार शुरू करने का अधिकार है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है। राज्य सार्वजनिक हित में इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। किसी भी पेशे को या किसी भी कार्य को करने के लिए जो स्टेट है वो कुछ शैक्षणिक योग्यता या फिर तकनीकी योग्यता मैंडेटरी कर सकता है, जरूरी ठहरा सकता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे कोई जॉब है या फिर कोई भी ऐसा काम है, उसके लिए वो कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर सकता है। ये राज्य को अधिकार है। दूसरा क्या है, राज्य आपके व्यवसाय पर, उद्योग पर पूर्ण या आंशिक रूप से नियंत्रण कर सकता है। एक में दिखाया गया है आर्टिकल 19 में क्या क्या आता है। तो इसमें जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ये नंबर 1 हो गया आपका। असेंबल विदाउट आर्म्स नंबर 2। यूनियन मतलब नंबर 3। नंबर 4 मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया नंबर 5। उसके बाद प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस नंबर 6। तो इससे आपको पता चल गया होगा, आपको याद करने के लिए ये इजी रहेगा, इसलिए मैंने इस पिक को इसमें ऐड किया है। आर्टिकल 19 का एक पिक आपके दिमाग को बन जाएगा। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल विदाउट आर्म्स, यूनियन या फिर संघ बनाने की या समिति। उसके बाद फ्रीली थ्रू आउट, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। ये जो 5वां पॉइंट है, इसमें कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर का एक अपवाद था। वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते थे, वहाँ पे घूमने जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 370 एंड 35 अल्फा लागू थे। लेकिन उनके हटने के बाद अभी वहाँ पे भी आप सेटल हो सकते हैं और घूमने के लिए जा सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद करने में भी काफ़ी इजी रहेगा। इस फिगर को अपने माइंड में आप एक बार रोटेट कर लीजिए या ध्यान कर लीजिए, इससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो ये पहला वाला जो मैंने पॉइंट बताया था, बोलने एंड वाक एवं अभिव्यक्ति आज़ादी, उस पर ये 8 जो ग्राउंड्स हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके आधार पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल 19 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब आर्टिकल 20 जो कहता है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कोई कानूनी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्राप्त है। मतलब किसी भी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने जो कार्य किया है वो दोष की कैटेगरी में ना आता हो, मतलब क्राइम की कैटेगरी में ना आता हो। दूसरा, किसी भी दोहरी क्षति नहीं हो सकती, मतलब एक अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इससे आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
आर्टिकल नंबर 21 में घोषणा की गई है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें दो प्रसिद्ध केस हैं। नंबर एक है गोपालन मामला 1950 में आर्टिकल 21 की सूक्ष्म व्याख्या की गई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। गोपालन मामले में क्या हुआ था, ये गोपालन मामला बनाव मद्रास राज्य का है। इसका फैसला आया था 19 मई 1950 में, ठीक है। तो गोपालन मामले 1950 में आर्टिकल 21 की सूक्ष्म व्याख्या की गई है, अर्थात इसका जो फैसला था गोपालन मामला जो था वो गोपालन बनाम मद्रास राज्य था, मद्रास स्टेट। तो इसका जो फाइनल फैसला डिसीजन जो आया था वो 19 मई 1950 को आया था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्रवाई प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब है कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। इसीलिए क्योंकि आर्टिकल 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से अभिव्यक्त विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। उसके बाद मेनका मामला आया था 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। उसमें क्या हुआ था, 1977 में मेनका गांधी जी के पासपोर्ट को उस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी थी जनता पार्टी, उसने जब्त कर लिया था। तो इसके जवाब में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी, जो कि उनकी निजी स्वतंत्रता को बाधित कर रहा था। उसके अगेंस्ट उन्होंने ये याचिका दायर की थी और 1978 में 7 जजों की बेंच ने जो पूर्व फैसला था गोपालन मामले को बदलते हुए उन्होंने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में कुछ तथ्य और ऐड किए थे, जिसमें करीब 35 ऐसे वाक्य थे जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ जुड़े जाते हैं, जिसमें से कुछ मैं बताना चाहूँगा। अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में जिनको अधिकारों की घोषणा प्राप्त हुई, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार। तो ये और भी ऐसे सारे अधिकार थे जो आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ऐड किए थे। चलिए इससे आगे बात करते हैं। आर्टिकल 21 अल्फा, इसके तहत राज्य के 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मतलब स्टेट 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था कराएगा। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई। इस संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 45 के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तथापि निर्देशक सिद्धांतों के होने के कारण, मतलब डीपीएसपी में होने के कारण ये ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाए। लेकिन संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांतों को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है, राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत, मतलब डीपीएसपी में जो होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो होती हैं, उसमें आर्टिकल नंबर 51 सब क्लॉज ए के तहत जोड़ा गया था कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल भेजेगा, मतलब शिक्षा प्रदान करवाएगा। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। इसके बाद क्या हुआ, अनुच्छेद अनुच्छेद 21A के अनुसरण में संसद ने RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 अधिनियमित किया और यह व्यवस्था की कि संतोषजनक, पूर्ण गुणवत्ता, पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा व एक औपचारिक विद्यालय से अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। मतलब एजुकेशन देना अलग चीज है, लेकिन उसको एक प्रॉपर व्यवस्थित ढंग से देना दूसरी चीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी स्कूल में जाके भेज दिया बच्चे को पढ़ाई के लिए। जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वो प्रॉपर मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो उस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी स्टेट को लेनी थी। तो जैसे आर्टिकल 21 में दिखाया गया है, जो हमारे ये जो पब्लिक दिखाई गई है, बच्चे हैं जो अनाथ होते हैं, जो रोड पे घूम रहे हैं, तो इनके लिए एक प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये राज्य को सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में काउंट होता है, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें दो भाग होते हैं, पहला होता है साधारण कानूनी मामले से जुड़ा हुआ, जबकि दूसरा होता है हिरासत के मामले से संबंधित। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है ये आर्टिकल जो है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध का मतलब होता है रुकावट या रुकावट डालना। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या है, अनुच्छेद 22 के जो दो भाग हैं, पहला भाग है साधारण कानून मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत से मामले से संबंधित है। तो अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, तो उसको ये सारे अधिकार प्राप्त करवाता है। जिसको साधारण कानूनी हिरासत में लिया गया है उसको ये अधिकार प्राप्त करवाता है। अरेस्ट करने के बाद सूचना देने का अधिकार, मतलब उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, ये उस जिस बंदी को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको ये अधिकार है कि उसको ये इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। प्रतिरक्षा करने का अधिकार, मतलब वो अपने लिए कोई एडवोकेट अथवा अपने डिफेंस के लिए एक परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का उसको अधिकार है। विधि व्यवसायी से परामर्श, और मतलब अगर उसके पास वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोई एडवोकेट, तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उसके लिए एडवोकेट अपॉइंट करे। उसके बाद है तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होने का अधिकार। अर्थात जब से गिरफ्तार किया है या जिससे जब व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो उसके 24 आवर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होता है। उसमें क्या है ना, आपको जो जर्नी टाइम है वो एक्सक्लूड होता है, मतलब विदाउट जर्नी टाइम को हटा के 24 आवर के अंदर उसको पेश करना पड़ता है। दंडाधिकारी द्वारा निरोध दिए गए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। अगर मजिस्ट्रेट उसको बिना किसी पनिशमेंट के या बिना किसी दंड के उसको रिहा कर देता है तो उस 24 घंटे के अंदर उसको हिरासत से रिहा करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। इसमें शामिल है, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड उचित कारण न बताए। इस बोर्ड में कौन होता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं। जो सलाहकार बोर्ड होता है उसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं। निरोध का आधार व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। उसके बाद निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। सेम है जैसे कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके अपने डिफेंस में अपने डिफेंस उसको रखने का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 माह से 2 माह कर दिया गया था। मतलब जो ये समय है 3 महीने, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस अवधि को घटा करके 2 महीने कर दिया गया था। 2 मंथ्स कर दिया गया था। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई है।
जब तक निरोध की मूल अवधि 3 माह अब भी जारी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं और इसका अगला भाग लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel hanu@study and share this video with your all friends. धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।